तो लेट मी रिपीट वंस अगेन बच्चों कि हम लोगों को अभी हमारे फिजिक्स क्लास 11 के फिजिक्स का एक न्यू चैप्टर शुरू करना है जिसका नाम है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। यूँ तो इसे अलग अलग तरीके से स्टार्ट किया जाता है इस चैप्टर को। हम लोग इसको थोड़ा बेसिक लेवल से स्टार्ट करके और इसके जो इंटरेस्टिंग हिस्से हैं उस तरफ मूव करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ, अभी आपसे मेरी बातें हो चुकी हैं, मैं उम्मीद करता हूँ हम सब तैयार हैं बिल्कुल। तो पूरा फोकस लेवल बनाकर और चीज़ों को देखना शुरू कीजिएगा। लेट्स स्टार्ट। वक्त और नहीं लगा करके शुरू करते हैं। तो जैसा कि आपसे कहा कि हमारा जो चैप्टर कि शॉर्टली इसे सिर्फ हम लोग NLM कहा करेंगे, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, शॉर्टली NLM कहा करेंगे। और इसमें हमें जो कुछ पढ़ना है बच्चों, इसमें हमें जो कुछ पढ़ना है उसका जरा सोचें। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। ठीक, सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि व्हाट इज फोर्स। तुम बोलोगे ये 7 क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, हम लोग 9 क्लास में भी पढ़ा था। फिर हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ फोर्स की बात करेंगे कि कितने टाइप के फोर्सेस होते हैं, और तो फिर ऐसे ऐसे नए फोर्सेस की बात होगी जिसकी ज़रूरत इस चैप्टर में पढ़ने वाली है। तो ज़रा ध्यान से देखें। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में जैसा आपसे कहा कि हम लोगों को सबसे पहले फोर्स को डिफाइन करना है, और पहली बार फोर्स को हम लोगों ने पढ़ा था कब? जब हम तुम स्टैंडर्ड 7 में थे। टू पुश और टू पुल इज कॉल्ड फोर्स। रिमेंबर क्या कहा था हम लोगों ने? किसी चीज को पुश करना या फिर किसी चीज को पुल करना। टू पुश और टू पुल इज कॉल्ड फोर्स। लेकिन ये डेफिनेशन हमारे आपके क्लास 7 वाले सेक्शन में थे। जैसे आपने क्लास 9 में कदम रखा, मैं क्लास 9 की बात कर रहा हूँ, तो आपको एक बदला हुआ डेफिनेशन मिला, और अभी क्लास 11 में भी हम लोग क्लास 9 वाले डेफिनेशन को देखने जा रहे हैं। सुनना जरा, सुनना। फोर्स का ही एक दूसरा डेफिनेशन मे बी कि लिखते लिखते मैं यहाँ लिख रहा हूँ और आपको याद आती चली जाए सारी बातें, वो ये थी, अ फोर्स इज दैट external agency which when applied to a body, फोर्स एक एक्सटर्नल एजेंसी है जिसे हम तुम बाहर से अप्लाई करते हैं। ये रहा एक ऑब्जेक्ट, ये रही मेरी हथेली, इस पे आपने इधर से इधर फोर्स लगाया, इधर से इधर फोर्स लगाया। यदि ये फ्लेक्सिबल होता आप इसे बेंड करने के लिए फोर्स लगाते। तो आपसे कह रहा कि फोर्स इज दैट एक्सटर्नल एजेंसी विच व्हेन अप्लाइड टू अ बॉडी करता क्या है ये? इट चेंजेस और tries to change क्या क्या? the shape, size, position और डायरेक्शन ऑफ अ बॉडी। लो, और क्या बोल सकते हैं हम लोग? और क्या ही बोल सकते हैं? कुछ ऐसे इस बात को समझो कि जैसे मेरे पास ये कोई एक पेपर का टुकड़ा है,
आपसे पूछूं बताओ इसका शेप कैसा है, तो आप कह सकते हैं कि ये रेक्टेंगुलर शेप है। बहुत अच्छा। आप इस पर एक फोर्स लगाकर आप चाहें तो इसको यूं एक फोल्ड कर दें। अब इसका शेप कुछ ट्रायंगल की तरह हो गया। तो हम लोगों ने इस पे एक फोर्स लगाया जिसने इसके शेप को चेंज कर दिया। बॉडी पहले थी रेक्टेंगुलर, अब हो गई है ट्रायंगुलर। ठीक है। या फिर शेप नहीं तो साइज को चेंज कर सकता है। जैसे रेक्टेंगल ये है हमारा और इसका साइज थोड़ा बड़ा है। आपने क्या किया, एक फोर्स ऐसे लगाया, अब भी रेक्टेंगुलर है बट साइज थोड़ा छोटा हो चुका है। आप इसे फिर से इस पे एक फोर्स अप्लाई करते हो, अब भी ये रेक्टेंगुलर है लेकिन साइज थोड़ा छोटा हो गया है। तो आपने दो चीज़ों की बात की थी बच्चों फिलहाल, उनमें से एक चीज़ क्या थी, शेप, और दूसरी क्या थी फिलहाल, साइज। तो आपने कहा force is that external agency which when applied on a body it either changes or tries to change। या तो ये चेंज कर देता है या एटलीस्ट कोशिश करता है कि चेंज कर सके। क्या क्या, एक तो आपने शेप की बात की कि रेक्टेंगल है तो उसको ट्रायंगल बना दिया, शेप बदला। दूसरे आपने साइज की बात की कि रेक्टेंगुलर है लेकिन साइज कुछ और, रेक्टेंगुलर है बट साइज कुछ और, रेक्टेंगुलर है बट साइज कुछ और। शेप साइज के अलावे और किसकी बात हुई है, पोजीशन की। पोजीशन का मतलब यही ऑब्जेक्ट यहाँ पे पड़ा है, आपने इस पर यूं इस हाथ से ऐसे फोर्स लगाया और बॉडी चलते 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 यहाँ पहुँच गई। तो इसका पोजीशन पहले ये था, अब इसका पोजीशन ये। बहुत अच्छी बात। पोजीशन के अलावे एक और क्या चेंज कर सकता है ये, डायरेक्शन। जैसे आप अपने बाइक, आप अपने कार, आप अपने स्कूटी को मूव करवा रहे हैं और आप चाहते हो उसको लेफ़्ट मोड़ दो, आप उसको चाहते हो राइट टर्न कर देना, तो स्टीयरिंग या हैंडल जो भी हो उस पर फोर्स लगाते हो और वो फोर्स उसका डायरेक्शन चेंज करता है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, इसके लिए फोर्स को उतना बड़ा होना चाहिए जितने की ज़रूरत है। जितनी रिक्वायरमेंट है यदि उससे छोटा फोर्स आपने लगाया तो ये कोशिश तो कर सकता है लेकिन शेप, साइज, पोजीशन या डायरेक्शन चेंज नहीं कर सकता। जैसे आप जिस कमरे में बैठे हैं उस कमरे में रखी हुई छोटी मोटी चीज़ों को यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ कर सकते हो, उसके शेप बदल सकते हो, साइज बदल सकते हो, पोजीशन चेंज कर सकते हो, सब कुछ। लेकिन यदि आप फोर्स लगाने जाओ दीवार पे, आपके आसपास 4 दीवारें तो होंगी एटलीस्ट, किसी एक दीवार पे पूरी ताकत के साथ फोर्स लगाओ, वो उसका कुछ नहीं कर सकता, सिर्फ कोशिश कर सकता है। तो मैं इतनी बात आपसे एक्सपेक्ट करूं बच्चों कि न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन तो हमें पढ़ना है, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ, वहाँ ऑफ कोर्स पहुँचेंगे। लेकिन उसके पहले हम लोगों ने इसे शुरू कहाँ से किया है, फोर्स से, जिसके 2 डेफिनेशन आपके सामने है। एक ये रहा जो क्लास 7, 8 वगैरह में हम लोग देखा करते थे, किसी चीज़ को पुश करना या पुल करना, इसको फोर्स कह दिया गया था। यहाँ पे डेफिनेशन चेंज्ड है कि अ फोर्स इज दैट एक्सटर्नल एजेंसी विच व्हेन अप्लाइड टू अ बॉडी इट ईदर चेंजेस, या तो ये चेंज कर देता है क्योंकि आपने फोर्स काफ़ी ताकतवर लगाया, और यदि आपने कमज़ोर फोर्स लगा दिया है तो इट ट्राइज टू चेंज द शेप, साइज, पोजीशन और डायरेक्शन ऑफ द बॉडी। मूविंग बॉडी, रेस्ट में है तो मूव करवाना, मूव कर रहा है तो रेस्ट करना, ये सब कुछ। क्या मैं यहाँ से एक कदम आगे चलूँ बच्चों? एक रिप्लाई चाहिए आपसे। यस सर। थैंक यू, यस सर। थैंक यू फॉर द रिप्लाई। अब यहाँ से थोड़ा और आगे चलते हैं बच्चों। इसके बाद हमें ये जानना है कि ये जो नेचर में फोर्सेस है ना, इसके कितने टाइप होते हैं, कितने टाइप होते हैं बच्चों? फोर्सेस को हम लोग सबसे पहले फंडामेंटल फोर्सेस कहेंगे। और सुन लेना जरा, सुन लेना, फोर्स तो करोड़ों होते हैं, कैटेगरी सिर्फ 4 होती है बच्चों, सिर्फ 4।
अब वो 4 कैटेगरी कौन कौन सी है आइए देखते हैं। मतलब हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ फोर्स देखना चाह रहे हैं, मतलब हम लोग ये सीखना चाह रहे हैं कि फंडामेंटल फोर्स, बेसिक फोर्सेस जो हमारे डे टू डे लाइफ में आते हैं उसके कितने टाइप्स है। ध्यान से, बिल्कुल बिल्कुल ध्यान से। अभी आपको आने वाले 15 मिनट्स में इस बात का एहसास होगा कि जो बातें बताई जा रही है वो आपको जानना जरूरी था। नंबर 1, वो बातें बुक में भी लिखी हुई हैं बट बहुत ज़्यादा स्कैटर्ड है, फैली हुई है, पैराग्राफ से ढूंढ कर निकालना था और वो चीज़ें आपको एक जगह इकट्ठी मिल रही है। इससे सिर्फ एमसीक्यू मिलेगा और 20 मिनट्स के बाद जो कुछ पढ़ना शुरू करेंगे वहाँ से आप अपने क्लास 11 के लेवल के कॉन्सेप्चुअल और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, आप जेई और नीट लेवल के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स बड़ी आसानी से अटेम्प्ट कर पाएंगे। कॉन्सेप्ट अच्छा रखेंगे हम लोग। सुनना जरा। सबसे पहले फंडामेंटल फोर्सेस में सबसे पहला फोर्स बच्चों जिसको हम तुम जानते हैं दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स। बहुत अच्छा, ग्रेविटेशनल फोर्स कौन नहीं जानता इसे। हम लोगों ने बचपन से पढ़ा है ना, एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स अट्रैक्ट ईच अदर विद सम फोर्स, है ना। पूरे यूनिवर्स की बात की थी, सिर्फ अर्थ सरफेस नहीं, है ना। पूरा यूनिवर्स, पूरी जो हमारी गैलेक्सी है और पता नहीं कितनी गैलेक्सी है, उन सबको लेकर बात की जाती है ना। ये इस कमरे में यदि यहाँ पर मैं हूँ, सामने ये कैमरा है, कैमरे को मैं अट्रैक्ट कर रहा हूँ और मुझे ये कैमरा। आप अपने घरों पे हो और कहीं दिल्ली में कुतुब मीनार है तो कुतुब मीनार आप सबको और आप सब कुतुब मीनार को अट्रैक्ट कर रहे हो। बचकानी बात है, कोई नई बात नहीं है। तो जो फोर्स लग रहा होता है हम लोग उस फोर्स को ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। लेकिन अभी थोड़ी देर में हमें यह भी बोलना है कि ग्रेविटेशनल फोर्स सेंट्रल फोर्स होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स लॉन्ग रेंज्ड फोर्स होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स होता है। ये सारी चीज़ें हमें इस वाले फोर्स के बारे में जाननी है। जब इसको जान चुकेंगे तो फिर हम लोग दूसरे फंडामेंटल फोर्स के बारे में जानेंगे, फिर तीसरे की बात होगी और फिर चौथे की बात होगी। ओके ओके, ये लो। ग्रेविटेशनल फोर्स के बाद मैं नंबर 2 आपको बताना चाहता हूं, इलेक्ट्रो मैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। नंबर 3 की बात करूं आपसे तो ये होता है बच्चों स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। और लास्ट तुम बोलोगे आपने तो अभी बात की थी कि करोड़ों फोर्सेस होते हैं, लास्ट कैसे कह सकते हैं, करेंगे बातचीत। लास्ट है वीक न्यूक्लियर फोर्स। ये चार, इन चारों को कहते हैं हम लोग फंडामेंटल फोर्सेस, द मोस्ट बेसिक फोर्सेस। और दुनिया में जितने फोर्सेस हैं, चाहे आप किसी कुएं से पानी भरा हुआ बाल्टी को ऊपर पुल कर रहे होते हैं रस्सी के साथ, वो फोर्स हो, इन्हीं में से किसी एक का टाइप है। आपने कुछ ऐसे नटखटपना दिखाया और पापा आ गए उसी वक्त और आते ही एक स्लैप जोर से आपको रसीद कर दिया, तो वो जो थप्पड़ पड़ी आपको, उस थप्पड़ में जो फोर्स था वो इन्हीं चारों में से कोई एक फोर्स था। आप जो नई चप्पल, नए जूते खरीद कर लेकर आए थे और 1 वीक, 2 वीक, 1 महीने, 2 महीने बीतने के बाद वो जो घिसना शुरू हो गया, जिसकी वजह आपने फ्रिक्शन को कहा, तो ये जो फ्रिक्शन फोर्स होता है वो भी इन्हीं चारों में से एक का टाइप होता है। 2 गाड़ियां जब आपस में टकरा चुकी होती हैं,
पहले ने दूसरे पर, दूसरे ने पहले पे जो फोर्स अप्लाई किया, उस फोर्स को भी आप इनमें से ही कहीं पर पाओगे बेटा। तो मैंने क्या कहा कि बहुत सारे फोर्सेस हैं और उन सब में जब कैटेगरी की गई है, जब हम लोगों ने इसका क्लासिफिकेशन डिस्कस किया, तो मेनली सिर्फ 4 फोर्सेस होते हैं, बाकी सारे फोर्सेस इसके अंदर। क्या मैं थोड़ा और आगे चलूं जब इतनी बातें हो चुकी हैं तो? हाँ बच्चों, यस सर। वेरी गुड, यस सर। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मैं थोड़ी देर में स्क्रीन के पास जाकर आप लोगों के नाम देखकर फिर आपसे बात करूंगा कि सारे बच्चे हैं जुड़े हुए, तो उनसे मुझे क्या बात करनी है। फिलहाल ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियर, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि डरो मत, ये दोनों चीज़ें आपको अभी पढ़नी नहीं है। ना तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स आप इस चैप्टर में पढ़ोगे, ना तो वीक न्यूक्लियर फोर्स इस चैप्टर में पढ़ोगे। सिर्फ हमें पता कर लेना कि ये होता क्या है। पढ़ेंगे कब? क्लास 12 में। क्लास 12 में हमें ये न्यूक्लियर फोर्सेस को पढ़ना है। अभी तो सिर्फ क्लासिफिकेशन की बात थी, इसलिए डिस्कस कर दिया है। तो चलते हैं हम लोग बारी बारी से इन सबों के बारे में बात करें। ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स को भी थोड़ा समझ लेंगे, वीक न्यूक्लियर फोर्स को भी थोड़ा समझ लेंगे। तो सुनना, जरा सुनना, नोट भी करेंगे हम लोग, लेकिन थोड़ा ठहरो पहले, उसके पहले सबसे पहले हम लोग किसको डिस्कस करने जा रहे हैं बच्चों? सबसे पहले हम लोग फर्स्ट वाले फोर्स की बात करने जा रहे हैं। पहले फोर्स को क्या कहा? ग्रेविटेशनल फोर्स। हाँ, जस्ट रिमेंबर, आपको क्लास 9 में ये पढ़ना था बच्चों, क्लास 9 में ये पढ़ना था। क्लास 11 में भी हम लोग अभी न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पढ़ रहे हैं। इसके साथ साथ फ्रिक्शन पढ़ोगे आप, सर्कुलर मोशन पढ़ोगे। हालांकि प्रोजेक्टाइल के साथ रहता है बहुत जगह, बट उसमें जो यहाँ सीखोगे उसकी ज़रूरत पड़ती है, इसलिए मैं सर्कुलर मोशन बाद में पढ़ाता हूँ। देन आप चलोगे वर्क, एनर्जी एंड पावर, फिर चलोगे ग्रेविटेशन की तरफ। तो वहाँ पे ग्रेविटेशन आपको फिर पढ़ना जो 9 में पढ़ा था, लेकिन अभी जब इसका जिक्र आया है तो हल्के हल्के ऊपर ऊपर जरा इसको देख ले, उसके बाद आगे चले। तो इसमें होता क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स में आपने स्टैंडर्ड 9 में पढ़ा था कि सपोज ये कोई एक बॉडी है, ये कोई दूसरी बॉडी है। इस पहले वाले बॉडी के मास को आपने m1 कहा और इस दूसरे बॉडी के मास को आपने कहा है m2। ये रही पहले वाले बॉडी का सेंटर और ये दूसरे बॉडी का सेंटर। दोनों के बीच का डिस्टेंस स्मॉल r है बच्चों। आई रिपीट, m1 फर्स्ट वाले बॉडी का मास, m2 सेकेंड बॉडी का मास, और दोनों के सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस स्मॉल r। अब आपने क्लास 9 में पढ़ा है, अब 11 में तो अब आए हो ना, 9 के बाद 10 पढ़ा, फिर 11 में आए हो आप। उस वक्त आपकी नाक बहती थी जब आपने ये चैप्टर पढ़ा होगा। सुनो जरा, m1 m2 और दोनों के बीच का डिस्टेंस r। तो ऐसे केस में आपको स्टैंडर्ड 9 में पढ़ाया गया था कि ये जो ऑब्जेक्ट m1 है ये m2 को अपनी ओर कुछ फोर्स लगाकर पुल करता है, और ये जो m2 है वो m1 को अपनी तरफ कुछ फोर्स अप्लाई करके पुल करता है, और ये जो फोर्सेस ये दोनों एक दूसरे पे अप्लाई कर रहे हैं, हम लोग उसे ही ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। ओके, फॉर्मूला क्या था बच्चों क्लास 9 में? F इक्वल्स टू कैपिटल G मल्टीप्लाइड बाई m1 इंटू m2 डिवाइडेड बाई r स्क्वायर। ये फॉर्मूला हुआ करता था। आई नो आप में से कुछ बच्चों को याद आ गया होगा ये देखकर, कुछ बच्चों को याद आ गया होगा, कुछ बच्चों को शायद ना याद आए। कोई बात नहीं, चैप्टर हमें पढ़ना है और आपको अभी मेरी बात मान के चलनी है, ठीक है। यहाँ पर F क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। m1 क्या है? मास ऑफ द फर्स्ट बॉडी। m2 क्या है?
मास ऑफ द सेकेंड बॉडी, आर क्या है, सेपरेशन बिटवीन द टू बॉडीज। हमें थोड़ा सा डिस्कस करना पड़ेगा इस कैपिटल जी को। इसको कहा था यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। पूरे यूनिवर्स में इसका वैल्यू फिक्स होता है, सेम होता है। और याद करो इसकी वैल्यू हम लोगों ने क्लास 9 में पढ़ रखी है, 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ऐसा होता था। अब यहाँ की बात ऐसे यदि आती है तो हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में क्या क्या जानते हैं, जरा ध्यान से अच्छे से। उसके पहले मैं जरा देख लूँ कि आप में से सारे बच्चे मौजूद हैं, कौन है कौन नहीं है। वेट अ मिनट। बिल्कुल सारे बच्चे दिख तो रहे हैं। जरा मैं आगे चलता हूँ, सुनना जरा कहानी। अब हमें कंक्लूड करना है बच्चों। तुम बोलोगे सर ग्रेविटेशनल फोर्स की बात तो हो गई, मैं कहता हूँ इसके बारे में 5 या 6 बातें बतानी है आपको मुझे, जो आपके बुक्स में लिखे हुए मिलेंगे। थोड़ा ढूंढना पड़ेगा, फिलहाल कौन सी 5 या 6 बातें वो देखना। सबसे पहली बात ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में जो हमें पता होनी चाहिए, ये ऑलवेज अट्रैक्टिव होता है, ऑलवेज अट्रैक्टिव। ग्रेविटेशनल फोर्स कभी भी रिपल्सिव नेचर का नहीं होता बेटा। ये पहली बॉडी, ये दूसरी बॉडी, ये वाली बॉडी इसे अट्रैक्ट करेगी और ये वाली बॉडी इसे अट्रैक्ट करेगी। वो मून अर्थ को अट्रैक्ट कर रहा होगा, ये अर्थ मून को अट्रैक्ट कर रही होगी। वो जो चांद है वो धरती पर किसी समंदर में जो पानी है उसको अट्रैक्ट कर रहा है और समंदर का पानी चांद को अट्रैक्ट कर रहा है। वो पढ़ा है ना आपने, लो टाइड हाई टाइड, ज्वार भाटा जो आता है, समंदर का पानी ऊपर उठ जाता है, पढ़ा होगा आपने जूनियर्स में। तो ये हमेशा अट्रैक्टिव नेचर का होता है, इसलिए ऑलवेज लिखा है। हमेशा पुलिंग नेचर का होता है, पुल करता रहता है, सारी चीजें एक दूसरे को पुल करती रहती है। ऑलवेज अट्रैक्टिव या फिर पुलिंग। दूसरी बात बच्चों ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में, दूसरी बात काहे की दूसरी बात है कि ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये सेंट्रल फोर्स होता है। सेंट्रल फोर्स क्या मतलब सेंट्रल फोर्स, सुनो जरा अच्छे से। ये पहली वाली बॉडी, ये दूसरी वाली बॉडी, दोनों के सेंटर्स को मिलाने वाली लाइन ये है बेटा। जब कभी किसी एक बॉडी की वजह से किसी दूसरे बॉडी पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, या दूसरे बॉडी की वजह से पहले बॉडी पे ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा होता है, तो हमेशा दोनों के सेंटर्स को जो ज्वाइन करने वाली लाइन होती है ना, उसी लाइन के अलोंग लग रहा होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। मतलब ये रहा इसका सेंटर, ये रहा इसका सेंटर, और दोनों को कनेक्ट करने वाली जो लाइन है वो ये वाली। तो M2 की वजह से M1 पे ग्रेविटेशनल फोर्स इसी लाइन के अलोंग, M1 की वजह से M2 पे अट्रैक्शन इसी लाइन के अलोंग। तो चूंकि ये सेंटर टू सेंटर अप्लाई होता है, दोनों बॉडीज के सेंटर्स को मिलाने वाली जो लाइन होती है उसके अलोंग ये फोर्स लग रहा होता है, इसलिए हम लोग ऐसे फोर्सेस को सेंट्रल फोर्सेस कहते हैं। ठीक है, अच्छी बात। और अगली बात मैं क्या कहना चाहता हूं, ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव नेचर का होता है। थोड़ा ध्यान देना, ये कैसा होता है, कंजर्वेटिव इन नेचर। यहां पे नेचर का मतलब प्रकृति नहीं है, यहां नेचर का मतलब बिहेवियर, स्वभाव है ना। आपका एक बिहेवियर है, मेरा बिहेवियर है,
हम लोगों के स्वभाव है। तो कंजर्वेटिव इन नेचर की बात हो रही है। तो कंजर्वेटिव का मतलब यहाँ पे है कंजर्व रखना मतलब सेफ रखना, कंजर्व रखना मतलब सुरक्षित रखना, कंजर्व रखना मतलब किसी चीज़ को बर्बाद ना होने देना। जो आपको मिलता है यदि आप उसे खर्च ना करते हो, आपको जेब खर्च मिला, आपको पॉकेट मनी मिली, आप उसको बचा बचा के रखते चले जाते हो। तो आपका नेचर, आपका बिहेवियर कैसा हुआ? कंजर्वेटिव। वहाँ पे बचत के मामले में आपको यूं मिला, आपने यूं खर्च कर दिया, फिर पैसे मिले फिर खर्च कर दिया, तो आप कंजर्वेटिव नहीं हो। तो यहाँ पर कंजर्वेटिव का क्या मतलब है? मतलब आप कुछ ऐसे समझो कि हमारे पास कोई एक ऑब्जेक्ट है। कौन सा ऑब्जेक्ट ले लूँ? ये हमारे पास एक चाबी है, ठीक है, एक चाबी है, ये अर्थ सरफेस है। आपने क्या किया? इस चाबी को अर्थ सरफेस से सिर्फ इतना ऊपर किया और यूं छोड़ा। तो जब ऐसे करेंगे तकरीबन 5 इंच के आसपास की हाइट है। तो जब ये चाबी ज़मीन से टकराएगी, टेबल से टकराएगी, फर्श से टकराएगी, तो ज़्यादा साउंड नहीं, तो ज़्यादा आवाज़ नहीं, तो इस सरफेस को ज़्यादा नुकसान नहीं। लेकिन आप इसे थोड़ा और ऊपर उठा दो और इसके बाद छोड़ो, तो जब ये इस सरफेस से टकराएगी ये की, तो साउंड थोड़ी ज़्यादा, तो यहाँ पे चोट थोड़ा ज़्यादा, यहाँ पे असर थोड़ा ज़्यादा। आप इसे 3 मंजिले ऊंचे बिल्डिंग तक ले जाओ, वहाँ से गिराओ, आवाज़ और ज़्यादा, टक्कर और ज़ोरदार, यहाँ पे नुकसान और ज़्यादा। मतलब हुआ क्या कि आप इसे ऊपर उठा रहे हो, ग्रेविटेशनल फोर्स इस पे लग रहा है, उसके अगेंस्ट काम कर रहे हो, तो जितना ऊपर उठाओगे इसकी एनर्जी बढ़ती जाएगी। पोटेंशियल एनर्जी के शक्ल में आपने जो वर्क किया वो स्टोर होता जाएगा और उसके बाद आप जब चाहो तब खर्च करो। तो इसमें होता क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स में जो आपने जो फोर्स यहाँ पे डिस्कस किया है ये कंजर्वेटिव नेचर का होता है। मतलब कुछ वर्क वगैरह किया है तो स्टोर रखता है ये। आपको मैं इसका एक और एग्जांपल दे दूँ। फ्रिक्शनल फोर्स की बात करो, वो कंजर्वेटिव नहीं होता है। सर्दियों में कई बार हमें जब काफ़ी ठंड लग रही होती है, आसपास कोई हीट नहीं होता है, तो हाथों को यूं घिस कर गर्म करते हैं और ऐसे गालों पे लगाते हैं, ऐसे ऐसे करके ऐसे गालों पे लगाते हैं ताकि ये थोड़ा है ना गर्म हो जाए। तो हुआ क्या? आप दोनों पाम्स को जब रब कर रहे होते हैं तो फोर्स लगा रहे होते हैं, वो फोर्स हीट में कन्वर्ट हो जाती है, जिसकी वजह से जो पाम्स है, जो हथेली है हमारी, वो गर्म हो जाती है और वो हीट कहाँ चली गई? सराउंडिंग में। मतलब सोचो, फ्रिक्शनल फोर्स ऐसा फोर्स है कि उसके वजह से उसने एनर्जी स्टोर नहीं की, वो फटाफट वो जो एनर्जी मिली उसे वो सराउंडिंग में बर्बाद कर गई। तो फ्रिक्शनल फोर्स इज नॉट अ कंजर्वेटिव फोर्स, जबकि ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा है? कंजर्वेटिव इन नेचर। ठीक है, एक और चीज सुनो जरा, एक और चीज, अगली बात, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द मीडियम। The gravitational force does not depend upon the intervening medium। मतलब सोचो, अर्थ सरफेस के चारों तरफ एटमॉस्फेयर है, एयर है, हम तुम सांस लेते हैं, चारों तरफ हवा है। तो अर्थ सरफेस के अंदर में जितनी चीज़ें हैं एटमॉस्फेयर के अंदर में, वो सब तो एक दूसरे पे फोर्स लगा ही रहे। लेकिन यदि आप ऊपर चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ तो एक पर्टिकुलर हाइट में पहुंचकर उसके ऊपर हमारे सराउंडिंग से हवा खत्म हो जाती है, हमारा वायुमंडल, हमारा एटमॉस्फेयर खत्म हो जाता है और शुरू होता है वैक्यूम। जैसे मून पे हवा नहीं है, वहाँ पर वैक्यूम है चारों तरफ। तो सोचो कि मून का और अर्थ का भी फोर्स एक दूसरे पे लग रहा होता है, ग्रेविटेशन का, जबकि अर्थ के आसपास एटमॉस्फेयर है, मून के आसपास कोई एटमॉस्फेयर नहीं है। मतलब ये
मीडियम पे डिपेंड नहीं करता कि दो चीज़ें यदि एक दूसरे को अट्रैक्ट करे तो बीच में हवा होनी चाहिए या नहीं। जैसे अभी जो आप मेरी आवाज़ सुन रहे हो वो तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वगैरह का चक्कर है। जब हम तुम क्लास में बैठे रहते हैं बच्चों, डायरेक्टली आप मेरे सामने, मैं आपके सामने, मैं कुछ बोल रहा होता हूँ तो यहाँ से निकलने वाली आवाज़ आपके कानों तक जाती है, क्योंकि बीच में एयर है, बीच में मीडियम है। यदि मीडियम हटा दो, सारी हवा गायब कर दो, है ना, आप उसको निकाल दो बिल्कुल कमरे से, तो मैं कितना भी चीखूं चिल्लाऊं आपके कान तक आवाज़ नहीं जाने वाली है। आप कुछ भी बोलो मुझे सुनाई पड़ने वाली नहीं है। साउंड प्रूफ कमरे बनाए जाते हैं ना, ग्लास लगाकर चारों तरफ, ऐसा समझ लो। तो यहाँ पर ये जो है ना हमारा, ये मीडियम पे डिपेंड नहीं करता, ये चारों तरफ कोई मीडियम हो तो भी ठीक है, मीडियम ना हो तो भी ठीक है, ऐसी बात। क्या यहाँ तक सुना? मैं यहाँ से एक कदम और आगे चलूं, क्योंकि मैं दो बात और लिखूंगा यहाँ पे, अभी नहीं, थोड़ी देर के बाद। पहले बताओ बच्चों। Yes, sir. वेरी गुड, Yes. बहुत अच्छा। आगे सुनना, मैं वापस Yes, आऊंगा। sir. थैंक यू। मैं इस स्लाइड पे वापस आऊंगा, उसके पहले अगले स्लाइड में कुछ बताना है, और जो बताने जा रहा हूं सुन लो। मतलब यदि किसी ने ये क्लास मिस कर दी तो मैं भी एक बात बताने जा रहा हूं जो तब तक अप्लाई होगा जब तक आप मैकेनिक्स पढ़ोगे, जब तक इस चैप्टर में रहोगे। उसके हर एक थ्योरी में, हर एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन में, हर एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में, चाहे वो 11 लेवल का हो या जेई लेवल का हो या नीट लेवल का हो, किसी भी लेवल का हो, चप्पे चप्पे पे उसका यूज होगा। और रिश्ता उसका ग्रेविटेशन से है, जो आप आने वाले समय में पढ़ोगे, जो आपने 9 में पढ़ा था। अब सुनना वो चीज़ क्या है, ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से। मैं यहाँ वापस आऊँगा थोड़ी देर में। उसके पहले इमेजिन करो कि ये हमारे पास अर्थ है, ये अर्थ का सेंटर हो गया O, ये अर्थ का रेडियस हो गया कैपिटल R, और यहाँ से सर्टेन हाइट पर कोई एक बॉडी रखी है जिसका मास है स्मॉल m। अर्थ के मास को कह दिया कैपिटल M, और यहाँ से यहाँ तक के हाइट को हम लोगों ने कहा बच्चों स्मॉल h। सुना क्या? ये जो बड़ा सा स्फेयर दिख रहा है ये अर्थ है, ये अर्थ का सेंटर, ये अर्थ का रेडियस। अर्थ के सरफेस से h मीटर ऊंचे किसी पॉइंट पर हम लोगों ने एक ऑब्जेक्ट रख दिया है मास m का। पहले अर्थ का रेडियस पता है हमें, 6400 किलोमीटर्स, 6400 किलोमीटर अर्थ का रेडियस। r जो है ना हमारा वो 6400 किलोमीटर। क्या मतलब है 6400 किलोमीटर का? हम तुम जहाँ पे हैं, जिस शहर में हैं, नाम तो नहीं लूँगा, यहाँ से न्यू दिल्ली का डिस्टेंस तकरीबन 1100 किलोमीटर, 1130 किलोमीटर या इसके आसपास कुछ है। तो आप यहाँ से अपने शहर से ट्रेन में बैठो, दिल्ली पहुँचो, आपने 1100 के आसपास किलोमीटर ट्रैवल किया। दिल्ली से फिर वापस आ जाओ, 11 और 11 2200। एक और बार जाकर आ जाओ तो 22 का डबल 4400 किलोमीटर्स। एक और बार दिल्ली जाकर वापस आ जाओ 6600 किलोमीटर्स, जो इसके आसपास कुछ होगा, 200 का डिफरेंस पड़ेगा। मतलब यदि आप ड्रिल करते करते अर्थ के सेंटर तक जाना चाहते हो तो वो जो डिस्टेंस होगा ना अर्थ सरफेस से सेंटर तक का, वो कितना होगा? 3 बार आप दिल्ली चले जाओ, 3 बार वापस आ जाओ। वहां से आपके शहर से दिल्ली तक का जो डिस्टेंस है उसको 6 टाइम्स करो, तब आप अर्थ के रेडियस की बात करोगे। सोच लो कितना बड़ा डिस्टेंस है। अब आप कर क्या रहे हो कि आपने एक मास स्मॉल m लिया है और एक कंप्लीट अर्थ ले लिया है जिसका मास कैपिटल M। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि इसके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अभी थोड़ी देर पहले ऐसा देखा था ना कि ये F इक्वल्स टू कैपिटल G, फर्स्ट मास इनटू सेकंड मास डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर, जो उनके बीच का डिस्टेंस होता है उसका स्क्वायर। तो यहाँ पे भी यदि इसको आप अप्लाई करना चाहो तो फोर्स होगा क्या? F इक्वल्स टू कैपिटल G, m1 के जगह मास ऑफ अर्थ
m2 के जगह मास ऑफ द बॉडी और डिस्टेंस का स्क्वायर, इसके सेंटर से इसके सेंटर का जो डिस्टेंस है यहां से यहां तक r और यहां से यहां तक h, क्या मैं लिख दूं r प्लस एच होल स्क्वायर। F इक्वल्स टू कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m डिवाइडेड बाय r प्लस एच होल स्क्वायर। लेकिन बच्चों, लेकिन जरा इस बात को गौर करो कि ये जो h है ना वो काफी ज्यादा छोटा है r से। h का मतलब क्या है, कहाँ रखा आपने ऑब्जेक्ट, आपने एक ऊंची बिल्डिंग, आपके शहर की सबसे ऊंची बिल्डिंग पे ले जाके ये बॉडी को रख दिया। और आपको पता है कि आपके शहर में सबसे ऊंची बिल्डिंग कितने हाइट की हो सकती है, ठीक है। तो कितनी भी हाइट की हो वो 6400 किलोमीटर के आसपास तो नहीं हो सकती, वो इससे बहुत कम होगी, बहुत कम होगी। यदि आप 20 मीटर्स ले लेते हो, सपोज करो 20 मीटर की हाइट लेते हो, कहाँ 6400 किलोमीटर और कहाँ आपका 20 मीटर्स। 20 मीटर क्या हो सकता है, चार धोती की साइज, एक धोती 5 मीटर, 4 धोती 20 मीटर, ऐसे मान लो। तो अर्थ के रेडियस के कंपैरिजन में उस बिल्डिंग की हाइट, उस ऑब्जेक्ट की हाइट बहुत कम है, इतना कम कि आप h को नेग्लेक्ट कर सकते हो r के मुकाबले। यदि ऐसा किया बच्चों, ऐसा किया तो h तो हमारा तकरीबन 0 बन जाएगा ना। देयरफॉर f इक्वल्स टू क्या होगा, कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन r स्क्वायर। ये तो वहीं पहुंच गए हम लोग घूम फिर कर, पिछले में जहां तक लिखा था m1 m2 बाई आर स्क्वायर था, यहाँ पर m1 है कैपिटल M मास ऑफ अर्थ, m2 है स्मॉल m मास ऑफ द बॉडी, और r है अर्थ का रेडियस, क्योंकि ये इसके कंपैरिजन में कुछ है ही नहीं, कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब बात को समझना, मैं कंक्लूड करने जा रहा हूं, जिसकी जरूरत इस पूरे चैप्टर में पड़ेगी, चप्पे चप्पे में, बता रहा था चप्पे चप्पे में इसकी जरूरत पड़ेगी। और आपको एक और चीज़ सीखने को मिल जाएगा, जो आज तक आप रटकर आ रहे थे शायद वो पता चल जाए, और इस चैप्टर के बाद जब तक मैकेनिक्स पढ़ोगे तब तक आता रहेगा। तो बहुत 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 इंपॉर्टेंट चीज़, सुनो बच्चों, सुनो, क्या कहना मुझे आपसे, मुझे कहना है कि ये जो क्वांटिटी है ना, कैपिटल G कैपिटल M बाई आर स्क्वायर, इसको ध्यान से देखना। क्लास 9 में जब आप थे उस वक्त भी आपने इस चीज को देखा था, कैपिटल G कैपिटल M बाई रेडियस का स्क्वायर। अब जब आप क्लास 11 में हो, जिस दिन आप ग्रेविटेशन चैप्टर तक पहुंच जाओगे उस दिन आपको फिर ये बात पढ़ाई जाएगी। अभी तो मैं आपको बस बता दे रहा हूँ, बस रटवा दे रहा हूँ, क्योंकि हमें इस चैप्टर में एंट्री लेनी है, हम लोग अभी बाहर बात कर रहे हैं, ठीक है। तो मुझे आपसे ये कहना है कि F इक्वल्स टू, ये जो स्मॉल m है इसको लिख दिया बच्चों, लिख दिया, और इस घेरे के अंदर जो भी क्वांटिटी लिखी हुई है इसी को हम तुम कहा करते थे क्लास 9 में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, रिप्रेजेंट करते थे स्मॉल m से, सॉरी स्मॉल g से। और अभी रिसेंटली प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ रहे थे, g का वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या कन्वेनियंस के लिए हम लोग 10 भी लिया करते थे। फिलहाल मैं आपको ये बता ही तो रहा हूँ, प्रूफ कहाँ करवा रहा हूँ, वो तो ग्रेविटेशन चैप्टर में जाएंगे तो। और g का वैल्यू कितना होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या फिर जिसको हम लोग अप्रॉक्स 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी कहा करते हैं। तो अब जरा इसका चेहरा देखना, F इक्वल्स टू, यदि इस पूरे के जगह आप G लिखना चाहते हो तो M को G से मल्टीप्लाई करोगे, क्या हो जाएगा mg। एक बार जरा आवाज दो, मैं जरा यहां देख लेता हूं आपकी तरफ।
Yes, sir. वेरी गुड, Yes, sir. वेरी गुड, Yes, sir. बहुत बहुत अच्छी बात है। हम लोग यहाँ से चलते Yes, हैं sir. आगे। थैंक यू। यहाँ से चलते हैं आगे और देखते हैं और कौन सी बात है। ठीक है, ये F इक्वल्स टू एम जी बहुत 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 इंपॉर्टेंट चीज है। F इक्वल्स टू एम जी, किसी भी बॉडी के मास को यदि आप एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से मल्टीप्लाई कर देते हो तो यही वो फोर्स है जिस फोर्स को अप्लाई करके अर्थ उस बॉडी को अपनी ओर पुल करेगी। बच्चों, तुम जब बाजार से फ्रूट्स या वेजिटेबल्स खरीदते हैं तो वो जो वजन करवाते हैं ना कि हमें 2 kg मैंगो चाहिए, हमें 1 kg एप्पल चाहिए, तो एक तरफ वो वेट रखते हैं, दूसरी तरफ फल या सब्जियां रखी जाती है। तो एक्चुअली हम लोग वो जो 2 kg 5 kg कर रहे होते हैं ना, वेट वो न्यूटन में होना चाहिए था, केजी में नहीं, न्यूटन में लेते हैं हम लोग, लेकिन बोलते हैं केजी। वो केजी क्या होता है? मास होता है। तो जब किसी बॉडी के मास को एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो प्रोडक्ट आता है, ये प्रोडक्ट एक्चुअली वो वाला ग्रेविटेशनल फोर्स है जो अर्थ लगा रही होती है उस एप्पल पे, उस मैंगो पे, नीचे की तरफ। तो यहाँ पे ये जो F इक्वल टू एम जी है, इसका बहुत इस्तेमाल करेंगे और आपको इस चैप्टर में बार बार कई बार ऐसे सिचुएशंस मिलेंगे कि ये एक हॉरिजॉन्टल टेबल है, इस टेबल पे आपने कोई एक ब्लॉक रखा, कोई एक बॉडी रखी जिसका मास कितना है? m। तो हम लोग ऐसा कहा करेंगे कि इस बॉडी को अर्थ अपने सेंटर के तरफ कितना फोर्स अप्लाई करके पुल कर रही होगी? mg। इस mg को ही उस ब्लॉक का वेट कहेंगे बच्चों, वेट। तो इसका वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में कितना हो गया? mg। इसको कई बार mg लिखकर छोड़ देंगे, कई बार w लिखकर छोड़ देंगे, कई बार w इक्वल्स टू mg लिखा करेंगे। देखो, ये तैयारी चल रही है फ्री बॉडी डायग्राम सीखने की। उसके पहले हमें अभी रस्सी की बात करनी है, उसमें जो टेंशन आ जाती है, खींच जाती है रस्सी, उसकी बात करनी है, नॉर्मल रिएक्शन की बात करनी है। टुकड़ों टुकड़ों में हम लोग इन फोर्सेस को सीखेंगे और फिर उसको अप्लाई कर पाएंगे बच्चों, अप्लाई कर पाएंगे हम लोग बड़े बड़े तगड़े तगड़े न्यूमेरिकल्स के साथ और इसके थ्योरीज के साथ। ठीक है, अच्छी बात। मैंने कहा था कि मैं वापस लौटूंगा और एक और बात आपसे डिस्कस करूंगा। कहाँ पे? इस जगह। कौन सी वाली बात चल रही थी? ये वाली पॉइंट्स की बात हो रही थी। इसके बारे में एक और बात हमें जानना है कि दिस ग्रेविटेशनल फोर्स इज वीकेस्ट among all the fundamental forces. Gravitational force is the weakest among all the fundamental forces. जितने फोर्सेस आप देख रहे थे ना, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स, उन सबों में सबसे कमज़ोर होता है ये ग्रेविटेशनल फोर्स। और इसकी वजह कौन है जानते हो? इसकी वजह क्या है जानते हो? ये है इसकी वजह। जरा सोचो, 6.67 इंटू 10⁻⁻11, ये जो भी रिजल्ट देगा, हो सकता है m1 2 kg की एक बॉडी हो, m2 3 kg की एक बॉडी हो। 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया, क्या मिला? 6 आया। दोनों के बीच का डिस्टेंस सपोज करो कि 3 है, तो 3 का स्क्वायर 9 हो गया। इनका तो जो होगा सो होगा। जरा देखो इनका मल्टीप्लिकेशन किससे हो रहा है? एक बहुत बहुत छोटे चीज से। क्यों इसको मैं बहुत छोटा बोल रहा हूं? जरा देखो, ये जो 6.67 है इंटू 10⁻⁻11 है, क्या इसको ऐसा लिखेंगे आप? 6.67 डिवाइडेड बाय 10⁻+11।
लिखेंगे? अरे -11 है, नीचे आके +11 हो जाएगा। इनफैक्ट इसके डेसिमल को हटा दो तो 2 जीरोज और आ जाएंगे। अब जरा देखो, ऊपर बचता है 6 6 7, नीचे 1 के साथ 11 जीरोज ये रहे और 2 यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। अब सोचो, इसको आप इतने बड़े नंबर से डिवाइड करोगे, क्या बचेगा? 0.000000000000667। कितनी छोटी चीज़ है ये। तो इसके छोटे होने की वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स भी क्या हो जाता है, काफ़ी छोटा। वरना हम तुम यहाँ धरती पे नहीं होते, वो सूरज खींच चुका होता, कोई चांद के तरफ जा चुका होता, कोई दूसरे प्लैनेट के तरफ अट्रैक्ट हो चुका होता। रास्ते चल रहे हैं हम तुम, किसी दुकान से कुछ चम्मच आपके पास आकर अटक चुका होता, बहुत सारी चीज़ें। लेकिन होता क्या है, बहुत वीक फोर्स होता है। ठीक है, तो ये वीकेस्ट है सारे फंडामेंटल फोर्सेस में, सबसे कमजोर फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स ही है। ठीक है बच्चों, सबसे छोटा। एक और चीज, एक और पॉइंट, कौन सा? ये जो फोर्स होता है लॉन्ग रेंज्ड फोर्स होता है। लॉन्ग रेंज्ड फोर्स, क्या मतलब लॉन्ग रेंज्ड फोर्स? मतलब ये कि अर्थ सरफेस पे रखी किसी चीज को मून अट्रैक्ट कर सकता है। फोर्स कमजोर है, वरना चीजें ट्रांसफर हो चुकी होती। होता क्या है, बहुत कमजोर होता है, इसलिए हमें पता तक नहीं चलता है कि हमें कोई अट्रैक्ट कर रहा है, किसी को हम तुम अट्रैक्ट कर रहे हैं, इसका पता ही नहीं चलता है। दूर दूर तक प्लैनेटरी बॉडीज तक महसूस करती हैं इस फोर्स को, तो लॉन्ग रेंज्ड फोर्स होता है। क्या यहां तक हम सब ने सुना समझा बच्चों? एक आवाज दे दीजिए प्लीज। यस सर। थैंक यू। यस सर। थैंक यू। और जैसा कि हम तुम जानते हैं, अभी कल फिर फिजिक्स की क्लास है। कल हम लोग जब ऑफलाइन क्लास में मिलेंगे, उस वक्त अभी जहाँ पे रुकेंगे वहीं से स्टार्ट होंगे हम लोग। तो इसलिए फोकस लेवल बना के रखना। या तो हम लोग इन चीज़ों को नोट करेंगे, या QR कोड स्कैन कर लेना, या फिर आप स्क्रीनशॉट ले लेना, कोई हर्ज नहीं है, दोनों काम कर लेंगे। मैं भी फिर चेक करूँगा कि कौन कौन है और कौन कौन सोने चला गया। हालांकि कुछ बच्चों के एग्ज़ाम्स थे कल, वो लोग कह रहे थे, लेकिन क्या ही कर सकते हैं, स्टार्ट तो करना था। ग्रेविटेशनल फोर्स के बाद अब हम लोग बात करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। रुको, इसको मत भूलना। पता है ये क्यों बताया आपको? ये सिर्फ इसलिए बताया ताकि ये बता सकूं, ताकि मैं यहां पे ला सकूं, ताकि आज के बाद जब कल आप क्लास में मौजूद हो, जब कल आप ये वाली क्लास अटेंड कर रहे हो, उस वक्त मैं बार बार बोलूँगा कि इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स mg लग रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। मैं बार बार कहूँगा कि इसका वेट mg लग रहा होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और आपको कोई ऐतराज ना होने पाए, इसलिए ये वाली बात हो रही थी। तो सिखाना मुझे ये था प्रोबेबली, मतलब प्रॉपरली। अब सुनो जरा, नंबर 2 में आ जाओ। नंबर 2 कौन से फोर्स की बात होगी अब? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। बहुत अच्छा। अब बात सुनो, इसका नाम थोड़ा डरावना लग रहा है। इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक मतलब मैग्नेट, चुंबक, समथिंग जो आप जानते हो वो, ऐसा कुछ हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। ऑफ कोर्स इसमें हम लोग ऐसी ही कुछ बात करेंगे जो आप सोच रहे हो, लेकिन आधी बात 11 में पढ़ेंगे, आधी बात क्लास 12 में पढ़ेंगे। चिंता ना करो बालक। ये जो इलेक्ट्रो है, इसका मतलब यदि इलेक्ट्रिक है और मैग्नेटिक भी यहाँ पे लिखा है, तो पहले इसका मतलब समझना। ये दोनों एक ही चीज़ के दो हिस्से, जैसे आपकी हमारी ये हथेली है, इसका एक हिस्सा ये है, एक हिस्सा ये। नाम भले ही अलग है,
एक में इलेक्ट्रिसिटी का जिक्र है, एक में मैग्नेटिज्म का जिक्र है, लेकिन दोनों एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, जिसमें से ये वाली चीज़ हमें नहीं पढ़नी, क्लास 12 में पढ़नी है। हमें अभी जो पढ़ना है बच्चों वो इसके बारे में पढ़ना है, और डीप नहीं, डीपली तो 12 में ही पढ़ना है। अभी जो जानना है इसे समझने के लिए, उसके लिए ये काफ़ी है। क्या मैं आगे बढ़ूं? आप सब तैयार, रेडी? हाँ बच्चों, बहुत अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड। सुनना जरा, ये किस तरह का फोर्स है, मेरी बात सुन लो। इसमें ये जो आप इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक की बात कर रहे हो, दोनों पढ़ना है क्लास 12 में। अभी सिर्फ पता रहना चाहिए। आपके बुक में कहीं पे छपा है क्या? पता है एमसीक्यू में 1 मार्क्स का दे दे। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में आपसे पूछ ही दे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का एक एग्जांपल दे दो, या फिर आपसे जैसे इसके नेचर पूछे जा सकते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का भी कोई एक नेचर आपसे पूछ दे कि आप इसके 2-3 नेचर बताओ, तो दैट्स वाई हम लोग इसको ऊपर ऊपर देख कर आगे चलेंगे। सुनना जरा, सुनना। इसमें खास बात क्या होती है कि इसमें हम लोग कंसिडर करते हैं कोई एक चार्ज। सपोज ये चार्ज पॉजिटिव है, इसको प्लस क्यू कहा, ये एक चार्ज नेगेटिव है, इसको माइनस क्यू कहा। तो सुना तो होगा, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। मतलब यदि ये चार्ज पॉजिटिव है और ये चार्ज नेगेटिव है, तो इस प्लस क्यू को ये माइनस क्यू अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, कुछ फोर्स अप्लाई करेगा। इस माइनस क्यू को ये प्लस क्यू अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, कुछ फोर्स अप्लाई करके। और ये फोर्स भी बच्चों, ये फोर्स भी दोनों के सेंटर को मिलाने वाली लाइन के अलोंग ही लग रहा होगा। मतलब ये फोर्स भी अट्रैक्टिव नेचर का हुआ, ये फोर्स भी अट्रैक्टिव नेचर का हुआ। सुनते जाओ। इस फोर्स का फॉर्मूला क्लास 12 में पढ़ोगे तुम, है ना? ये सब चीजें कब पढ़ना है हमें? क्लास 12 की चीजें। अभी सिर्फ देख लेना है ऊपर ऊपर, कोई पूछे तो हमारा मुंह ना बन जाए इसलिए। और इसका फोर्स, इस फोर्स का फॉर्मूला होता है F इक्वल्स टू K इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर। ग्रेविटेशन से बहुत मैच कर रहा है। ये Q1 है, ये Q2 है। Q1 फर्स्ट चार्ज, Q2 सेकेंड चार्ज, और R क्या है? यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस। ये एक्सप्रेशन आप क्लास 12 में पढ़ोगे, इसे प्रूव करोगे, इसको जानोगे, समझोगे क्लास 12 में, 11 में नहीं। ये सिर्फ इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि इसकी ज़रूरत पड़ेगी हमें, तो हमें पता रहना चाहिए कि ये होती क्या चीज़ है। Q1 क्या है? फर्स्ट वाले चार्ज। Q2 क्या है? सेकंड वाले चार्ज का वैल्यू। R क्या है? दोनों के सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस। अब यहां पर आपको इस बारे में कुछ जानना होगा। यहां पे जो K होता है ना, इसका वैल्यू छोटा नहीं होता है, अच्छा खासा बड़ा होता है। 9 इंटू 10⁹, ये बड़ा वैल्यू है। जब ग्रेविटेशन में थे आप, ग्रेविटेशन में थे, तो G का वैल्यू काफी छोटा था। ये देखो, इसकी वजह से ये फोर्स भी, ग्रेविटेशनल फोर्स भी कम हो गया था। लेकिन यहां पे जो कैपिटल K है, पता नहीं कहां से आया, कोई कांस्टेंट होगा शायद, इसका वैल्यू 9 इंटू 10⁹, -9 नहीं, मतलब 9 पे 9 जीरोज लगा दो, पढ़ते जाओ उसको, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, यूनिट 10,000 100 ये करके, सॉरी 100,000 करके पढ़ते चले जाओ। तो ये वैल्यू काफ़ी बड़ा होता है। इसलिए ये जो फोर्स है, पहले इस बात को मैं बताना भूल गया, इस फोर्स को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये एग्जाम्पल है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का एक एग्जाम्पल है ये, और वो होता है F इक्वल्स टू K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर।
अब इसके बारे में भी आपको 5 पॉइंट्स लिखने होंगे। क्या क्या आप लिख सकते हो वो सुनो। ये जो फोर्स है, इट कैन बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव, दोनों नेचर का हो सकता है बच्चों। ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा था? सिर्फ अट्रैक्टिव था ग्रेविटेशनल फोर्स। अब ये जो है ये अट्रैक्टिव भी हो सकता है, रिपल्सिव भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि यदि पहला चार्ज पॉजिटिव हो, दूसरा चार्ज नेगेटिव हो, तो ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। या पहले वाले को नेगेटिव बोल दो, दूसरे वाले को पॉजिटिव बोल दो, ये रहा नेगेटिव, ये रहा पॉजिटिव, तो भी इन दोनों के बीच क्या होगा? अट्रैक्शन। यहां पे यदि पहला चार्ज भी पॉजिटिव, दूसरा चार्ज भी पॉजिटिव, तो दोनों एक दूसरे से दूर भागेंगे बच्चों, अट्रैक्ट नहीं करेंगे एक दूसरे को, बल्कि एक दूसरे से रिपेल होंगे। यहां पे भी बात करो, पहला चार्ज नेगेटिव, दूसरा चार्ज भी नेगेटिव, तो इस केस में भी क्या हुआ करेगा? रिपल्सन। तो दैट्स व्हाई दिस फोर्स कैन बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। अच्छा, आओ जरा ग्रेविटेशन के पास। ये तो ऑलवेज अट्रैक्टिव था, ऑलवेज पुलिंग फोर्स था। दूसरी बात, इसको कहा था सेंट्रल फोर्स। क्या ये सेंट्रल फोर्स होगा बच्चों? ये सेंट्रल फोर्स होगा। ये इसका सेंटर, ये इसका सेंटर, इसने इस पे फोर्स लगाया, डायरेक्शन ये है, इसने इस पे फोर्स लगाया, डायरेक्शन ये है। दोनों के सेंटर को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है, उसी के अलोंग ये फोर्स लगा है। तो हम लोग इसको भी क्या कह सकते हैं? क्या कह सकते हैं कि ये कैसे नेचर का फोर्स है बच्चों? सेंट्रल फोर्स है। कैसा फोर्स हो गया ये? सेंट्रल फोर्स। अच्छा, तीसरी बात क्या लिखी थी यहां पे? कंजर्वेटिव इन नेचर। ये भी कंजर्वेटिव नेचर का होता है, इसमें भी वो बात होती है। ये भी कैसा हुआ? कंजर्वेटिव इन नेचर। ओके, चौथी बात क्या थी? इट डज नॉट डिपेंड अपॉन मीडियम। कौन? ग्रेविटेशनल फोर्स। लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मीडियम पे डिपेंड करता है। सुनो कैसे। क्या मैं बताना शुरू करूं बच्चों कि कैसे ये मीडियम पे डिपेंड करता है? मैं शुरू करूं? तैयार हम लोग? Yes, sir. गुड। सुनना। Yes, sir. ये रहा बेटा पहला चार्ज Q1, ये रहा दूसरा चार्ज Q2, और ये रहा दोनों के बीच का डिस्टेंस। अभी इन दोनों चार्जेस को हवा में लटकाया, जहां हम तुम रहते हैं, जहां हम तुम सांस लेते हैं, वैसे मीडियम में रखा है। तो जब तक आप इसे पकड़ के रखो और इसे पकड़ के रखो, तब तक तो इनकी मजबूरी है कि यहीं पे पड़े रहे। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, उसके बावजूद जैसे ही दोनों को छोड़ा, अट्रैक्शन। पहला चार्ज, दूसरा चार्ज, दोनों के बीच कुछ डिस्टेंस, जब तक पकड़ के रखा है, जकड़ के रखा है, ठीक है। जैसे छोड़ा, जोर का अट्रैक्शन। चलिए कट। सीन 2। वही चार्ज Q1, वही चार्ज Q2, वही डिस्टेंस R, बट इस बार हम तुम इसे पानी के अंदर डुबा के रख दो। इस सिस्टम को वाटर के अंदर। पहले मीडियम क्या था? एयर था। अब मीडियम क्या है? वाटर है। फिर से छोड़ो। क्या इस बार भी इनका इसी तरीके से एंट्री होना है? या चूंकि ये पानी में है, पानी थोड़ा ज़्यादा रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करेगा, इसलिए एक दूसरे की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा डरते, थरथराते, कपते हुए तो आगे की तरफ आएंगे, क्योंकि वाटर रेजिस्ट कर रहा है। मीडियम बदला, तरीका बदल गया। आप इसे टोमेटो सॉस में डुबा दो, और ज़्यादा गाढ़ा होता है। मीडियम बदल दो, और मुश्किल से एक दूसरे की तरफ जाएंगे। ग्रीज में रख दो, Q1 Q2 सेम डिस्टेंस R पे, रेंगते 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 अट्रैक्ट हो पाएंगे। तो जैसे जैसे आप एयर, वाटर, ऑयल, ग्रीज, टोमेटो सॉस, अलग अलग मीडियम में चार्जेस को रख रहे हो,
वैसे वैसे फोर्स पे कुछ ना कुछ असर पड़ रहा है। दैट मीन्स ये फोर्स डिपेंड करता है मीडियम पे, जो इंटरवेनिंग मीडियम होती है उस पर डिपेंड करता है। क्या ये बात पहुंची आज आप तक? मैं पॉइंट लिख दूं? लिखा जाए कि इट डिपेंड्स अपॉन द इंटरवेनिंग मीडियम। जिस मीडियम में इनको रखा है उस मीडियम पे डिपेंड करता है। अगली बात, ये फोर्स भी कैसा होता है? लॉन्ग रेंज्ड फोर्स होता है। लॉन्ग रेंज्ड फोर्स, एक चार्ज यहां है, दूसरा चार्ज काफी दूर है, भले ही फोर्स बहुत कम होगा, नेग्लिजिबल होगा, बट पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव को अट्रैक्ट करने से नहीं चूकेगा, नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव को अट्रैक्ट करने से नहीं चूकेगा। कम फोर्स लगाए, नेग्लिजिबल फोर्स लगाए, लेकिन फोर्स लगाएगा जरूर। इसलिए ये भी हमारा कैसा हो गया? लॉन्ग रेंज्ड फोर्स। ठीक, ये भी अच्छी बात है। और क्या लिखा था हम लोगों ने? ऑलवेज अट्रैक्टिव की बात कर चुके हैं हम लोग। सेंट्रल फोर्स वो भी है, बात हो गई। कंजर्वेटिव हो गई, मीडियम पे डिपेंड करता। वीकेस्ट लॉन्ग रेंज की भी बात हो गई है। अब ये जो फोर्स है ये कैसा होता है? ये ग्रेविटेशनल फोर्स से स्ट्रॉन्ग होता है। स्ट्रॉन्गेस्ट नहीं कह रहा हूं मैं, मतलब यहां पे हम तुम लिखेंगे बच्चों, यहां पे लिखेंगे कि इट इज स्ट्रॉन्गर देन द ग्रेविटेशनल फोर्स। इट इज स्ट्रॉन्गर देन द ग्रेविटेशनल फोर्स। ये कहानी और आ गई हमारे लिए। क्या यहां तक की बातों को हम तुम सुन समझ चुके हैं? मैं जरा वापस आता हूं आपके पास और उसके बाद बातचीत करता हूं। सुमन, शुभम, श्रेया, अंकिता, पल्लवी, शमा, नमन, संध्या, कृष मीन्स कोमल जैसा बताया था अभी, खुशनुमा, कनक, जैस्मीन, हुमा, हिमांशु, हेमंत, आर्यन, अंशु मतलब प्रियांशु, आदित्य, आदर्श, अभिनव, राज और जानवी। बोलना बच्चों, कुछ मैसेज भी है? हाँ, वो पुराने मैसेजेस है जब हम लोग शुरू कर रहे थे काम तब। एक बार आवाज़ दे दीजिए प्लीज़। क्या यहाँ तक सब कुछ ठीक ठाक, सब कुछ बढ़िया? यस। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात, Yes, sir. वेरी गुड। मैं चाहता हूँ कि यहाँ तक का आप पहले स्क्रीनशॉट्स Yes, sir. ले लो। थैंक यू। मैं सारे स्लाइड्स एक एक करके यहाँ पे अपीयर करवाता हूँ, आप उनका स्क्रीनशॉट ले लो, आप उनका क्यूआर स्कैन कर लो, फिर आगे की बात करते हैं। ये लीजिए, मैं पहले बैक जाता हूँ। ये फर्स्ट स्लाइड था, ये फर्स्ट स्लाइड था। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों। डन? स्लाइड चेंज करूं मैं? Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. ओके। ये सेकंड स्लाइड, इसको भी आप नोट कर लो। फिर नेक्स्ट, इसको भी ले लो। ये इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, सर पहले वाला को दिखाइएगा। इसके पहले वाले को। ये थर्ड स्लाइड, ठीक है। यहां से आगे दिस वन, और ये लास्ट, अभी तक का लास्ट, ये देख लीजिए क्या है।
ठीक है बच्चों, चलिए यहाँ से चलते हैं आगे। वो जो न्यूक्लियर फोर्स की बात हो रही थी, हाँ बाकी रह गया क्या? कल से स्टार्ट करते हैं ना। हाँ कल से स्टार्ट करते, ये अंकिता स्टेट करिए ना अंकिता। यस सर। और अभी जो मैं एक और क्लास लेने वाला हूँ उसका क्या? सर वो कभी और रख लीजिएगा, बहुत नींद आ रहा, जागने का माय हिम्मत गॉड, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं है, छोटी सी चीज़ थी वो वाली। और वैसे भी यही तक, आर्यन आप सुन रहे हो? है तो Yes, बने sir. हाँ, यही तक मैं कह रहा था ना कि थोड़ी थ्योरेटिकल चीज़ें होंगी। यहाँ के बाद आप जो कुछ पढ़ोगे बेटा, जो कुछ, वो आपके प्रॉपर इस चैप्टर में जो टॉपिक्स हैं, जो चीज़ें पढ़ने हैं आपको, उनसे रिलेटेड चीज़ें रहेंगी। अब एक बच्ची ने कहा है, क्या अंकिता के अलावे और कोई ऐसा कह रहा है कि रात बहुत हो गई है, नींद आ रही है, तो आज रोक दिया नो जाए? सर। वेरी गुड, नो सर। नो सर। बहुत No, अच्छी sir. बात। क्या बात है, नो सर। अरे जबरदस्त, बहुत No अच्छी problem, बात, sir. क्या बात है, एनर्जी लेवल ऐसी रहनी चाहिए। चलिए, यदि किसी को ऐसा है, अंकिता कह रही थी, अंकिता थोड़ी देर और वेट कर लो तो आप वो चीज़ देख पाओगी जो हम लोगों को प्रॉपर तरीके से पढ़ना है। एक दिन नहीं होगा तो कल के क्लास में देख लेंगे, लेकिन एटलीस्ट न्यूक्लियर फोर्स को थोड़ा देख लो। क्या कहा, 12 में पढ़ना है, अभी पढ़ना ही नहीं है, सिर्फ आपको जान लेना है। तो 5 मिनट्स और दो पहले, ताकि मैं वो क्लियर कर दूं, तब आगे की सोचिए। इसके बाद हाँ, इसके बाद नंबर 3 हम लोग डिस्कस करेंगे, और ये चीज़ क्या है, ये है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। चलो, आपने मन ही मन सही गेस किया है बच्चों, मन ही मन सही गेस किया है आपने कि न्यूक्लियर फोर्स का रिश्ता न्यूक्लियस से होना चाहिए। वो जो एटम होते हैं, एटम 3 फंडामेंटल पार्टिकल से बने होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉन्स आर पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स, न्यूट्रॉन्स आर न्यूट्रल पार्टिकल्स। ये जो हम लोग जानते हैं, इसके अलावे एटम को वो डायग्राम भी तो याद होगा हमें कि ये सेंट्रल पार्ट है न्यूक्लियस, ये फर्स्ट सर्कुलर ऑर्बिट, ये सेकेंड ऑर्बिट, ये थर्ड ऑर्बिट एंड सो ऑन। तो न्यूक्लियर फोर्स का सारा रिलेशन इसी के साथ है। अब ग्रेविटेशनल फोर्स का एक फॉर्मूला था बच्चों, F इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 बाई आर स्क्वायर। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का भी फॉर्मूला मिला, F इक्वल्स टू K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। लेकिन न्यूक्लियर फोर्स का कोई फॉर्मूला नहीं है। सबसे पहली बात, इस बारे में यही लिखना होगा हमें कि इसका कोई फॉर्मूला नहीं है। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स या जो भी है, पहली बात ये लिखनी होगी कि इट हैज नो फॉर्मूला, इट हैज नो फॉर्मूला। दूसरी बात, इसके स्ट्रेंथ की क्या बात करें, इसके तो नाम के साथ ही स्ट्रॉन्ग लिखा हुआ है। किससे स्ट्रॉन्ग है ये? क्या ये सबसे स्ट्रॉन्ग है कि क्या है? ये हम लोगों को रखना पड़ेगा ध्यान। एक्चुअली ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से स्ट्रॉन्ग होता है। मेरी बात सुनो, वीकेस्ट कौन था? ग्रेविटेशनल फोर्स। उससे स्ट्रॉन्गर कौन आया? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है ये न्यूक्लियर फोर्स। मतलब आप इसको कह सकते हैं दूसरे पॉइंट पे कि ये होता कैसा है, स्ट्रॉन्गर देन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ये जो न्यूक्लियर फोर्स होता है बच्चों, किसके किसके बीच? ताज्जुब करोगे आप, प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच। प्रोटॉन पॉजिटिव, दूसरा प्रोटॉन भी पॉजिटिव, अट्रैक्शन तो होना ही नहीं चाहिए, रिपल्सन होना चाहिए। हाँ, क्या पता। तो ये जो बात हम लोग करते हैं ना, ये स्ट्रॉन्गर होता है। लेकिन कब? जब डिस्टेंस काफ़ी स्मॉल हो। स्ट्रॉन्गर देन
the electromagnetic force when the distance is very small, कितना 10 to the power -15 सेंटीमीटर के ऑर्डर का। सोच लो 1 सेंटीमीटर कितना छोटा होता है, उसको आप 1 पे 15 जीरो इतने बड़े नंबर से डिवाइड कर दो, कितना छोटा हो गया। तो जब काफी क्लोज होते हैं ना न्यूक्लियॉन्स, न्यूक्लियस में मौजूद प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स छोटी सी जगह में कैद होते हैं, जिनका रेडियस तकरीबन 10 टू द पावर -15 सेंटीमीटर का होता है। तो काफी क्लोज जब होंगे न्यूक्लियॉन्स, तो उस वक्त ये जो हमारा न्यूक्लियर फोर्स है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से भी बड़ा होगा। लेकिन आप अभी मैं कह रहा था ना प्रोटॉन प्रोटॉन है तो रिपल्सन होना चाहिए। सुनो, ताज्जुब की बात है, पढ़ोगे 12 में, जान के सिर्फ अभी रख लो, आपके बुक में कहीं पैरा में लिखा हुआ होगा, अच्छी बुक होगी तो। ये जो फोर्स है न्यूक्लियर फोर्स, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ चार्जेस। नेचर ऑफ चार्जेस पे ये डिपेंड नहीं करता। काहे का नेचर? पॉजिटिव नेचर, निगेटिव नेचर या न्यूट्रल नेचर। कोई चार्ज पॉजिटिव है या निगेटिव है, इसकी बात हो रही थी। यहां पर इसे इस बात से कोई लेना देना नहीं है बच्चों, कोई लेना देना नहीं है। मतलब यदि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स भी है और न्यूट्रॉन्स भी है, तो सुनो अच्छे से, जितना फोर्स दो प्रोटॉन्स के बीच लग रहा होता है, बिल्कुल उतना फोर्स एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन के बीच लग रहा होता है, और उतना ही फोर्स न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन के बीच लग रहा होता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज्ड है, न्यूट्रॉन न्यूट्रल है, इस बात से कोई लेना देना हम लोगों को नहीं। ठीक है, अब बात आती है अट्रैक्टिव या रिपल्सिव। सुन लो, सबसे इंपॉर्टेंट लाइन इस टॉपिक का, मैंने क्या कहा कि यदि पहला भी प्रोटॉन दूसरा भी प्रोटॉन, तो दोनों पे प्लस चार्जेस, रिपल्सन होना चाहिए, रिपल्सन होना चाहिए। अट्रैक्टिव नेचर का होता है, अट्रैक्टिव नेचर का होता है। कहाँ लिख दूं मैं, कहाँ लिख दूं, कहाँ? इसको हटाओ, इसकी जरूरत नहीं है ना, इसकी जरूरत ही नहीं। नेक्स्ट पॉइंट, नेचर कैसा होता है इसका? अट्रैक्टिव। क्यों होता है? यही तो क्लास 12 में आप जब जाओगे तो उस वक्त बाइंडिंग एनर्जी, मास डिफेक्ट, बहुत सारी चीज़ें इससे जुड़ी हुई वो पढ़ोगे, एंड यू विल कम टू नो कि जब प्रोटॉन पॉजिटिव है तो रिपल्सन क्यों नहीं हो रहा है, अट्रैक्शन क्यों हो रहा है, ये सब बातें हमें दिखेगी बच्चों, है ना। स्पिन वगैरह का चक्कर होता है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज स्पिन है, उसकी भी बात होती है। अगली बात, एज एक्सपेक्टेड, ये कैसा होता है? शॉर्ट रेंज्ड। हाँ, इतने छोटे सी जगह में है सब के सब, इतने छोटे सी जगह में 10 टू द पावर -15 सेंटीमीटर के ऑर्डर का साइज होता है ना, ऐसा साइज होता है। तो उतनी छोटे से जगह में तो ये कैसा हो गया? शॉर्ट रेंज्ड। ग्रेविटेशनल फोर्स लॉन्ग रेंज्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लॉन्ग रेंज्ड, ये कैसा हो गया? शॉर्ट रेंज्ड। एक और चीज, लास्ट क्या है ये? नॉन सेंट्रल। कैसा है? नॉन सेंट्रल फोर्स। तुम बोलोगे सर सेंटर पे ही तो है एटम के, अरे वो वाली बात नहीं है, वो वाली बात नहीं है। यदि ये न्यूक्लियस है ना हमारे पास, इसके अंदर ये प्रोटॉन, कहीं पे न्यूट्रॉन, कहीं प्रोटॉन, कहीं फिर प्रोटॉन, फिर कहीं न्यूट्रॉन, ऐसा, तो सिर्फ सेंटर नहीं लगता है, इधर अट्रैक्शन इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, इधर भी। मतलब ये जो फोर्सेस है वो जरूरी नहीं कि अलोंग द लाइन
कनेक्टिंग द सेंटर्स ऑफ द टू पार्टिकल्स, ऐसा नहीं है ना। दो प्रोटॉन प्रोटॉन रख दिया, फोर्स इधर भी लग सकता है, फोर्स इधर भी चला जा रहा है, ऐसा, तो ये नॉन सेंट्रल फोर्स होता है। तो लेट मी रिक्वेस्ट यू वंस अगेन बच्चों कि आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, और मैं देखता हूँ अब कितने बच्चे हैं यहाँ पे, उसके बेसिस पर फिर आगे की स्ट्रैटेजी बनाता हूँ। QR कोड की QR कोड भी ले लेना आप, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, पहले स्क्रीनशॉट ले लो, फिर QR कोड की बात करेंगे। चलिए, QR, इसका QR भी स्कैन कर लो आप, QR भी स्कैन कर लो। ओके, डन। स्कैन कर लिया बच्चों QR इसका। नो सर। ओके,